चलिए अब आपको बता दें, एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा परिणाम 2024 का घोषित हो गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2024 का अंतिम परिणाम आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया है और इस लिस्ट में टॉप 13 में 5 महिलाएं हैं। इस बार की एमपीपीएससी परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर पद पर देवांशु शिवहरे ने पहला स्थान पाया है। जी हां, उन्होंने कुल 953 अंक हासिल किए हैं। वहीं देवरी तहसील के ऋषभ अवस्थी को दूसरा स्थान मिला है। उन्हें कुल 945.50 अंक प्राप्त हुए हैं। वुमेन कैटेगरी में हर्षिता दवे ने टॉप किया है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एमपीपीएससी के टॉपर जुड़ रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे कि किस रणनीति से एमपीपीएससी को उन्होंने टॉप किया, उसके पीछे का उनका संघर्ष क्या रहा। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप अब कुछ ही देर में देखेंगे टॉपर लाइव, किस तरह से उनका पूरा का पूरा ये संघर्ष रहा है। यहां तक पहुंचने के लिए क्या मेहनत करनी चाहिए, एमपीपीएससी के एग्जाम्स में टॉप लाने के लिए उनका क्या संघर्ष रहा है, ये वो तमाम चीजें हम जानेंगे। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2024 के परिणाम घोषित हो चुके हैं। टॉप 13 में 5 महिलाएं भी शामिल हैं। देवांशु शिवहरे ने पहला स्थान पाया है, लेकिन देवरी तहसील के ऋषभ अवस्थी जो है वो दूसरे स्थान पर है। हर्षिता दवे ने महिला श्रेणी में टॉप किया है। कुल अंक देवांशु शिवहरे 953 उन्होंने प्राप्त किए हैं और ऋषभ अवस्थी के कुल अंक जो है 945.50 रहे हैं। तैयारी और रणनीति से हासिल ये सफलता की है। उम्मीदवारों ने कठिन मेहनत दिखाई है और उसका परिणाम जो है बड़े ही खूबसूरत तरीके से आज हम सभी के सामने है। वो मेहनत जो है वो सफल होती हुई दिख रही है। हालांकि अब आपको बता दें कि 2024 के पीएससी टॉपर बने हैं देवांशु शिवहरे। विजयपुर से वो ताल्लुक रखते हैं। इससे पहले उनका चयन जो है वो 2022 में भी एमपीपीएससी के लिए हो गया था, जिससे वह अभी वाणिज्यिक कर निरीक्षक के पद पर गुना में कार्यरत है। लेकिन तब उनका सपना डिप्टी कलेक्टर बनने का था और इसीलिए उन्होंने जॉब के साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। इस बार के प्रयास में वह डिप्टी कलेक्टर के पद पर पहले स्थान पर आए हैं। उनकी पढ़ाई की बात करें तो देवांशु ने आईईटी से बीटेक किया है। इसके बाद इंदौर में ही उन्होंने पीसीएस की तैयारी शुरू की और अपने सपने को सच कर दिखाया है और ये सपना साकार उनका होता हुआ नजर आया है। और इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं हेमंत, जो कि महिलाओं में टॉप करने वाली हर्षिता दवे के साथ मौजूद है। उनसे उनकी कहानी पूछेंगे, उनके संघर्ष को जानेंगे और उनकी सफलता के पीछे क्या कुछ फैक्टर रहे हैं वो बताएंगे। हेमंत, देखिए बिल्कुल एमपीपीएससी का रिजल्ट जारी हो गया है और इंदौर का नाम रोशन किया है इंदौर की रहने वाली हर्षिता ने अपनी दादी का सपना भी पूरा किया और इसके साथ ही दादाजी ने भविष्यवाणी की थी कि हर्षिता जो है बड़े होकर अफसर बनेगी और अब वो सपना भी पूरा हो गया। दादी का सपना पूरा हो गया, दादाजी की भविष्यवाणी पूरी हो गई। मेरे साथ में हर्षिता मौजूद है। हर्षिता नमस्कार। सबसे पहले तो आपको न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई। हर्षिता, दादाजी ने भविष्यवाणी की थी कि अफसर बनेगी और आज वो आपने कर दिखाया, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी है और मुझे इस बात का आत्मविश्वास था कि एक दिन परिणाम ज़रूर सकारात्मक होगा और वो हुआ भी। हम कहते हैं कि दिन में एक बार मुख पर सरस्वती विराजती है और वो सच में हुआ। दादाजी ने कहा था बचपन में कि एक दिन ज़रूर अफसर बनेगी और आज वो सच हुआ और मुझे विश्वास है कि दादाजी बहुत खुश होंगे वो जहाँ भी होंगे। तो उनका आशीर्वाद है, ईश्वर का आशीर्वाद है और परिवार का, मित्रों का और रिश्तेदारों का साथ है कि ये मुकाम आज हासिल कर पाई हूँ। दादी का 1966 में सपना पूरा अधूरा रह गया था, एक उनकी पढ़ाई छूट गई थी शादी की वजह से। आज आपने उनका सपना पूरा कर दिखाया। दादी को कितनी खुशी है इसको लेकर? दादी को बहुत ज़्यादा खुशी है। आप देख सकते हैं दादी के चेहरे से स्माइल नहीं जा रही है। रात भर दादी सोए नहीं है। मैं फिर भी एक बार सो गई थी पर दादी नहीं सोए हैं। तो इतनी खुशी सिर्फ तभी हम सो नहीं सकते जब खुशी इतनी ज़्यादा हो कि वो बयां नहीं की जा सकती शब्दों में। तो दादी बहुत खुश हैं सचमुच।
हर्षिता, इस सक्सेस का मूल मंत्र क्या रहा? क्योंकि आपने 2023 में अटेम्प्ट किया था, नहीं हो पाया था क्लियर, लेकिन अब क्लियर हो गया है, तो कौन सा वो मूल मंत्र है जो आप दर्शकों को देना चाहेंगे? जी, मैं सफलता के 3 सूत्र मानती हूँ जिस पर मैंने काम किया है, और मैं सुझाव दूंगी कि उसी पर सभी को चलना चाहिए। पहला है परिश्रम, कठोर परिश्रम। दूसरा है धैर्य, क्योंकि ये 1 या 2 दिन या 1-2 साल का नहीं, बहुत लंबा सफ़र है। आप जब शुरुआत करते हैं तब आपको भी नहीं पता कि ये जर्नी कहाँ जाकर रुकेगी। तो दूसरा है धैर्य, और तीसरा है सतत प्रयास, सततता। और हम कहते हैं कि रोज़ पढ़ो, भले ही कुछ दिन ऐसा हो आपका नहीं लगे पढ़ने में मन, तो मत पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो अच्छा पढ़ो, ये मेरा मानना है। हर्षिता, काफ़ी अच्छी कविताएं भी आप बोलती हैं, तो 2 कविताएं आप सफलता पर सुनाएंगे? जी, मैंने जो स्वरचित कविता लिखी है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत पर लिखी है। और जब मेरा इंटरव्यू था तो मैंने अपनी हॉबी में भी वक्तृत्व लिखा था, तो मुझे अवसर मिला भाषण देने का। तो भाषण में मैंने जो 1 मिनट बोला था वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा भारत में अनेक हैं, इस अनेकता में भी हम भारतवासी एक हैं। इसी एकता के कारण ही भारत सब में ज्येष्ठ है, और भारत की यही ज्येष्ठता बनाती उसे श्रेष्ठ है। और ज्येष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत, विश्व में सर्वश्रेष्ठ है भारत। यह शब्द भले ही एक वचन हो, किंतु इसका अर्थ बहुवचनात्मक है। भारत वो भूमि है जहां हर मील पर व्यक्ति की मति, समुदाय की संस्कृति और भौगोलिक प्रकृति बदल जाती है। यहाँ भाषाई विविधता से साहित्य का मौलिक चिंतन बदल जाता है, तो पारंपरिक विविधता से व्यक्ति का स्वभाव। यहाँ भौगोलिक विविधता से पहनावे बदल जाते हैं, तो प्राकृतिक विविधता से रंग। भोजन की थाली से लेकर माथे की लाली तक, शरीर की लंबाई से लेकर स्वभाव की मोटाई तक, मन के विचारों से लेकर व्यवहार के आचारों तक, और शब्दों की चाल से लेकर संगीत की ताल तक, ये विविधता और ये एकता ही भारत को श्रेष्ठता प्रदान करती है। धन्यवाद। खूबसूरत। हर्षिता, मम्मी जो है वो हिंदी की टीचर हैं, पापा साहित्यकार हैं, कितना योगदान जो है इनका भी आपकी पढ़ाई में रहा है? क्योंकि मम्मी जो है वो टीचर हैं, तो कहीं ना कहीं मम्मी जो है वो लगातार आपको बताती होंगी कि इतने समय पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, और क्या कभी कोई प्रेशर रहा फैमिली का? नहीं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव परिवार की तरफ से नहीं था। उल्टा मुझसे पढ़ाई कम करने के लिए कहा जाता था। मैं जब पढ़ती थी तो दादी, मम्मी, पापा सब मुझसे बुक्स छीनते थे कि बस आज के लिए बहुत हो गया, आज का कोटा पूरा हो गया। तो मुझे किसी तरह का दबाव नहीं था, और निश्चित रूप से बहुत लाभ मिला मुझे। मम्मी हिंदी की शिक्षिका हैं, तो हिंदी पर पकड़ बहुत ज़रूरी है आंसर राइटिंग में। चाहे आप पेपर 1 से लेकर पेपर 6 की बात करें, हिंदी पर पकड़ ज़रूरी है। और पेपर 5 जो हिंदी का है, उसमें मुझे हमेशा बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। अभी जो हाल ही में मैंने 25 की मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, उसमें मुझे 169 मार्क्स थे 200 में से। तो हिंदी पर पकड़ बहुत अच्छी है, और निबंध पर पकड़ बहुत अच्छी है, क्योंकि पापा साहित्यकार हैं। बचपन से मैं डिबेटर रही हूँ, तो उसका लाभ मुझे मिला कि निबंध भी बहुत अच्छा मैंने लिखा। हर्षिता की माता जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, कितनी खुशी होती है जब बच्ची नाम रोशन कर रही है आपका, और अब आने वाले समय में प्रशासनिक कार्यालय में नजर आएगी? बिल्कुल। इस खुशी का कोई मापदंड तय नहीं है कि मैं आपको शब्दों में बयां कर सकूं। ये अनुभव की जा सकती है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि हमारे परिवार में इतने बड़े पद पर ना तो मेरे परिवार में, ना मेरे ससुराल के परिवार में कोई पहुँचा है। इसलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ, और ईश्वर का ही आशीर्वाद है कि हर्षिता ने आज हमको यह दिन दिखाया है। हर्षिता की दादी जो है वो भी हमारे साथ में मौजूद है, क्योंकि दादी की पढ़ाई छूट गई थी 1966 में, तो दादी जो है वो काफी खुश नजर आ रही है। दादी, आपकी पढ़ाई छूट गई थी, आज पोती ने आपका नाम रोशन किया, कितनी खुशी है? बिल्कुल, पोती ने तो बिल्कुल इतना नाम रोशन किया ना कि हमारा पूरा परिवार बहुत खुश है। अच्छा, दादाजी की भविष्यवाणी जो है वो हाँ, बिल्कुल सही निकली उनकी भविष्यवाणी। वो ज्योतिष है, तो उन्होंने बता दिया था कि इसके 5 ग्रह बैठे हैं स्वग्रह में, तो ये आगे जाके बहुत बड़ी अफसर बनेगी। तो वास्तव में आज सपना पूरा हुआ। लड़कों के बीच में हर्षिता टॉप करती हुई, उनकी सफलता की कहानी उनके शब्दों से साफ झलक रही है हेमंत। और इस बीच हम दिवांशु का भी रुख कर लेते हैं। दिवांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरकारी अधिकारी रहते हुए उन्होंने MPPSC की परीक्षा दी, और उसके बाद उन्होंने टॉप किया है। लेकिन उनकी लगन जो है, जो उन्होंने सपना देखा था अपनी आंखों में, वो पूरा होता हुआ नजर आया। सीधा रुख दिवांशु का करेंगे और उनके सक्सेस के फैक्टर्स को भी समझ लेते हैं।
दिवांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, सरकारी अधिकारी रहते हुए भी उन्होंने एमपीपीएससी की परीक्षा दी, उसके लिए पढ़ाई की, टॉप किया और टॉप करने के बाद एक बार फिर से दिवांशु शिवहरे ने बाजी मार ली। कहते हैं कि लगन हो, दिल में चाह हो तो चाहे कितनी मुश्किलें हो उनको यूं ही पार कर लिया जाता है और ऐसा ही कर दिखाया दिवांशु शिवहरे ने। जी हां, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा के टॉपर्स की सूची में एक नाम सबका ध्यान खींच रहा है, जो है दिवांशु शिवहरे। दिवांशु शिवहरे पहले से एक सरकारी अधिकारी है और फिर भी उन्होंने दोबारा एमपीपीएससी परीक्षा पास कर सफलता हासिल की है। और दिवांशु शिवहरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरे प्रदेश को आप पर गर्व है, हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस सक्सेस के पीछे सबसे बड़े फैक्टर्स क्या है वो आपसे समझेंगे। थैंक यू सो मच मैम। और सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर मैं मानता हूँ कि जो पेरेंट्स से जो इंस्पिरेशन मिली, उनका एक लंबा स्ट्रगल रहा मुझे पढ़ाने को लेकर, मेरे भाई को पढ़ाने को लेकर। तो जब उस स्ट्रगल को देखते थे तो लगता था कि नहीं, कुछ तो अचीव करना है, तो फिर एक अच्छा गोल सेट किया और उसके लिए मेहनत करी। दिवांशु, अक्सर देखा जाता है कि अगर हम कोई जॉब करते हैं, हालांकि आप पहले से ही एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, जॉब के साथ साथ पढ़ाई करना काफी मुश्किल हो जाता है। दोनों चीजों को आपने कैसे बैलेंस किया और उसके बाद आपने टॉप किया? मैम, एक लक था मेरा कि मैं डिप्टी कलेक्टर तो नहीं बना, लेकिन जो मुझे पोस्ट मिली 2022 में कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर की, तो जॉब उसमें वर्कलोड इतना था नहीं। दूसरा बात है कि ऑफिस का जो वर्क कल्चर था गुना में, जहाँ मैं पोस्टेड हूँ प्रेजेंट में, बहुत अच्छा वर्क कल्चर था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं जब ऑफिस से जा रहा हूँ तो मैं अपने घर पर कुछ स्ट्रेस लेकर जा रहा हूँ। तो एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट मिला ऑफिस में। और दूसरी चीज है, हम अपनी पर्सनल लाइफ में डिसिप्लिन रखें। तो कह सकते हैं कि जैसे नवोदय में रहा, एनसीसी में भी रहा, तो डिसिप्लिन था मेरे अंदर, टाइम टेबल को कैसे मैनेज करना है, और अननेसेसरी जो एक्टिविटीज है वो ऑलमोस्ट जीरो थी, तो टाइम काफी मिल जाता था पढ़ाई के लिए। दिवांशु, आपसे ये भी जानेंगे, आप कितने घंटे अपनी पढ़ाई को देते थे? क्योंकि ऑफिस से आने के बाद उसके बाद पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल तो हो जाता है। ठीक है मैम, तो जॉब के बाद जो मेरा शेड्यूल में जो चेंज हुआ वो ऐसा था, 10 से 6 ऑफिस की टाइमिंग थी। तो मैं सुबह कोशिश करता था कि जैसे 6 बजे सुबह उठकर ऑफिस जाने से पहले ऑलमोस्ट मैं कोशिश करता था 3 घंटे की स्टडी हो पाए। और 6 बजे ऑफिस से आकर शाम को पूजा करता था। और पूजा इसलिए कि वो इम्पोर्टेंट है, वो जब आप संध्या करते हैं तो आपको पूरा जो स्ट्रेस है वो पूरा रिलीज होता है। ऑफिस आकर जो थकान होती है वो ही खत्म होती है। तो 7 बजे तक मैं अपना रिफ्रेशमेंट लेकर संध्या कर एकदम फ्रेश होकर फिर सिटिंग करता था। रात में 11-12 तक, उसमें बीच में लंच होता था, घर पर बात करता था। तो ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे निकल आते थे आसानी से। इस सफलता का क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? क्रेडिट तो मैडम डेफिनेटली फैमिली इज फर्स्ट। और मेरे कई सारे दोस्त रहे, अच्छे दोस्त मिले, हमेशा मेरा फ्रेंड सर्कल अच्छा रहा। और टीचर्स हैं, स्पेशली मेरे नवोदय के टीचर्स, जिनकी टीचिंग्स आज भी ध्यान आती हैं जी। जब परेशानी आती है ना तो उनकी बातें ध्यान आती है नवोदय के टीचर्स की। फिर इंदौर में भी मयंक सर थे, एमपीपीएससी अड्डा के कुछ टीचर्स थे, फिर गुना में शिवहरे कोचिंग क्लासेस है, तो काफी सारे लोगों की हेल्प रही जी। तो आपकी हॉबी दिवांशु? हॉबी मैम मेरी थोड़ी अलग थी। जी। मेरी हॉबी थी भज गोविंदम का अध्ययन करना जी। तो ये भज गोविंदम जो है बेसिकली एक संस्कृत का भजन है जी। जो आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा था। तो इसका पूरा डिस्क्रिप्टिव कमेंट्री है जो मैं पढ़कर गया था। इंटरव्यू में क्वेश्चन भी मेरी इसी भज गोविंदम में से पूछे गए थे, जिसका मुझे एडवांटेज मिला इस बार। जी, तो आप आध्यात्मिक रूप से भी काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं? मैम जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो अंदर जो तूफान चलता रहता है ना, उसे कंट्रोल करना जरूरी है। ठीक है, तो आप युवा जो पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे आज के समय में? मैम मूल मंत्र यह रहेगा कि
मैंने बहुत पहले ब्लॉग लिखा था, उसका कंक्लूजन कुछ ऐसा है कि हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमारे आइडेंटिटी है क्या। बिल्कुल हम लोग जब शहर में जाते हैं ना तो वो चकाचौंध में बहुत उलझ जाते हैं, जी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें वापस किसी घर में लौटना है, किसी के लिए हम यहाँ आए हैं। तो पहली चीज तो जिस चीज के लिए वहाँ आए हैं उस काम को करें, और डिस्टर्बेंस कम से कम हो। बिल्कुल अननेसेसरी फ्रेंड सर्कल, मतलब मेरा ऐसा है कि फ्रेंड सर्कल सबसे फर्स्ट चीज है। जी फ्रेंड सर्कल अच्छा है, अच्छे लोग मिलेंगे, अब अच्छी गाइडेंस मिलेगा, पढ़ाई करेंगे, और थोड़ा मोबाइल का यूसेज कम हो। जी। मोबाइल बड़ा डिस्टर्बेंस है। यानी कि जो डिस्ट्रैक्शन के फैक्टर्स है उनसे थोड़ी सी दूरी बना लेनी चाहिए, और यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि आप अपनी सफलता की सीढ़ी जो है वो चढ़ते जाएंगे और अपने मुकाम पर आप जरूर पहुंच कर रहेंगे। लेकिन डिस्ट्रैक्शन का ऐसा कोई पार्ट या आपने फेस किया हो जब आप अपनी स्टडी के दौरान डिस्ट्रैक्ट हुए हो, या फिर असफलता आपको मिली हो और उसके बाद आपको ये बात समझ आई है? क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक आप खुद अनुभव नहीं करते वो चीज, तब तक आपको समझ नहीं आता है। मैम डिस्ट्रैक्शन ऐसा सिंपल है कि फॉर एग्जांपल जैसे मुझे अच्छा लगता है मूवीज देखूं जी। अब, लेकिन होता है क्या है कि हमें सोच लेते हैं कि चलो हफ्ते में एक बार मूवी देख लेते हैं, स्ट्रेस फ्री जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ मेंटल वो एक ड्रामा है हमारा। मूवी देखने से हो क्या रहा है, 3 घंटे खराब और हो रहे हैं। जी। तो मैंने फिर ये किया कि मूवीज देखना जो चल रहा था मेरा, कि हाँ कुछ दिनों मूवीज देख ली, जी। मुझे रियलाइजेशन हुआ कि भाई ये समय खराब कर रहा है, तो मैंने उसको एकदम 0 कर दिया। जी। तो मैंने ऑलमोस्ट अपनी तैयारी में बहुत टाइम में कोई पिक्चर देखी नहीं, जी। और सोशल मीडिया एकदम 0 था, जी। क्योंकि सोशल मीडिया में जो भी हो रहा था सब इररिलेवेंट था। लेकिन अब तो सोशल मीडिया पर आप ही आप छा गए हैं। तो मैं वो जो पेशेंस का फल मिला जी। जिस सोशल मीडिया से दूरी बनाई तो वो भाई- सोशल मीडिया पर आप ही आप छा गए हैं। अब तो जिस तरह आपने टॉप किया है, आपकी संघर्ष की कहानी, आपकी मेहनत की कहानी, के जॉब के साथ साथ आपने पढ़ाई की और अब टॉप कर गए आप। फैमिली सपोर्ट आपका कैसा रहा है? फैमिली सपोर्ट मतलब एक्सीलेंट, इससे अच्छा क्या हो सकता था। जी। फाइनेंशियली हमें कभी इशू नहीं रहा। इशू इन द सेंस कि खर्चे और आपकी इनकम लिमिटेड रहे, बैलेंस बना रहा है उसमें। जो चाह पेरेंट्स में भी था, उन्होंने वो वैल्यू समय भी इंकलकेट करी कि आप अपने इनकम के हिसाब से अपने डिजायर को फैलाएं। जी। दूसरी बात मोरल सपोर्ट था, कभी घर से ऐसा प्रेशर फील नहीं हुआ कि आपका नहीं होगा तो सब खत्म है, ये होगा वो होगा, बिल्कुल 0। जी। तो एकदम सब कुछ अच्छा था, घर से तो कोई मुझे एक शिकायत नहीं है। दिव्यांशु, देखिए आप पहले से गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, उसके बाद MPPSC का आपने एग्जाम दिया, क्या आपने सोचा था कि आप टॉप कर जाएंगे? ठीक है दिव्यांशु, आपसे जानेंगे, लेकिन हेमंत जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और एक बार फिर से हेमंत का रुख कर लेते हैं। हर्षिता दवे उनके साथ मौजूद हैं, वो कुछ बताना चाह रहे हैं। जी हेमंत। देखिए बिल्कुल दादाजी ने भविष्यवाणी की थी और वो भविष्यवाणी आज सच हो गई और काफ़ी खुशी है। जिस तरीके से हिमांशु बता रहे थे, परिवार का काफ़ी सपोर्ट जो है वो रहता है। अच्छा, परिवार का लगातार सपोर्ट रहता है, चूँकि पापा साहित्यकार हैं, मम्मी टीचर हैं, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई को लेकर कितना आपको सपोर्ट मिला? क्योंकि हम कोचिंग के लिए दूसरी जगह तो जरूर जाते हैं, लेकिन अब जब घर में ही टीचर हैं तो कितना सपोर्ट उसमें मिल जाता है? आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, और घर में जो मुझे माहौल मिला उसी का परिणाम है कि आज रिजल्ट इतने सकारात्मक आए हैं। मुझे लगातार बहुत सपोर्ट मिला। मेरी मम्मी हिंदी की शिक्षिका हैं, जिसकी वजह से मेरी हिंदी पर पकड़ बहुत मजबूत हुई, जिसका परिणाम आज मिला है। और मेरे पापा साहित्यकार हैं, तो उसकी वजह से मेरी जो साहित्यिक पकड़ है वो भी मजबूत है। और निबंध में बहुत ज़रूरी होता है आपका शब्द चयन, आपका विचारों का प्रवाह और आपकी मौलिकता, वो मुझे पापा से मिली है। तो निश्चित तौर पर बहुत सकारात्मक सहयोग रहा है मेरे परिवार का। अच्छा, जो बच्चे अटेम्प्ट करने के बावजूद भी क्लियर नहीं कर पाते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन उनका जो मोरल है वो डाउन हो जाता है। 2023 में भी आपने किया था, तो क्या लगता है किस तरीके से दबाव जो है वो हो जाता है कि हम निकाल नहीं पाए, इस बार निकाल लेते तो शायद 1 साल की सीनियरिटी रहती?
जी, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती हैं ये पंचवर्षीय योजना है, यानी कि जब आप उतरे हैं तो आपको माइंड सेट रखना चाहिए कि न जाने कितनी दूर तक ये यात्रा आपको ले जाएगी। लेकिन ये भी सच है कि यदि आपकी स्ट्रैटेजी सही हो, आपका नियोजन सही हो, इस योजना में भी अगर आपका नियोजन सही हो तो निश्चित तौर पर अंतिम परिणाम सकारात्मक होगा। और मैंने उसी स्ट्रैटेजी को अपनाया। मुझे ये पता था कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को 10 साल लग जाते हैं और कुछ लोग 1 साल में निकाल लेते हैं, कुछ तो रीज़न होगा। तो मैंने टॉपर्स की स्ट्रैटेजी को फॉलो किया और मैंने नोटिस किया कि शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है मेंस के लिए। कुछ लोग होते हैं जो कोचिंग के नोट्स से पढ़कर काम चला लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दूसरे बने बनाए सिनॉप्सिस ले लेते हैं, लेकिन वो कभी भी उतने लाभदायक नहीं होंगे जितने आपके खुद के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स होंगे। और मैंने उसी पर काम किया। मैं आधा टाइम शॉर्ट नोट्स को देती थी और आधा टाइम उसे पढ़ती थी, तो उससे बहुत आसान हो गया मेरे लिए। अब तो सोशल मीडिया पे कई एप्लीकेशंस आ गई हैं, लोग एप्लीकेशंस के भरोसे रहते हैं। वो कई तरह की एप्लीकेशन जो नोट्स बनाकर तुरंत तैयार कर देती हैं। क्या लग रहा है कितनी सही होती हैं? क्योंकि जो खुद नोट्स बनाए जाते हैं वो हमारे हाथों के नोट्स होते हैं, हमें ध्यान रहते हैं, हम उनको लिखते हैं। तो टीचर्स कहते हैं कि आपने जो लिखा है उसको जितनी बार लिखेंगे तो वो दिमाग में आपको याद रहेगा। तो क्या जो सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हैं इस तरीके की एप्लीकेशन, क्या वो उनके लिए फ़ायदेमंद होती हैं? मैं उन्हें बिल्कुल नकारना नहीं चाहूँगी, ये भी निश्चित तौर पर बहुत लाभदायक हैं। इनफैक्ट मैं खुद बहुत सहयोग लेती हूँ सोशल मीडिया का। मैंने जैसा कहा कि तलवार राम के हाथों में दी जाए तो सृजन करेगी, रावण के हाथों में संहार। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि आप सही इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई अच्छे नोट्स मिल रहे हैं तो आप बिल्कुल उसका यूज़ कीजिए, लेकिन उस पर निर्भर मत रहिए। सोर्सेज कम रखिए। बहुत ज़्यादा सोर्सेज में भागेंगे तो आसमान इतना खुल जाएगा कि कभी उड़ ही नहीं पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप निश्चित सोर्सेज लिमिटेड रखिए, लेकिन रिविजन मल्टीपल टाइम्स कीजिए। और रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, क्योंकि इतनी मोटी मोटी बुक्स आप पढ़ते ही रह जाएंगे और टाइम निकल जाएगा। और शॉर्ट नोट्स होंगे तो आप एक दिन में 2 यूनिट भी कर सकते हैं। मेरी माने तो एक दिन में मैं 3-3 यूनिट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास शॉर्ट नोट्स हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है। हर्षिता, मैंने कई इंटरव्यूज़ किए हैं जो MPPSC पास आउट होते हैं, उनसे मैं पूछता हूँ अक्सर कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं। लेकिन मैं आपसे उल्टा सवाल करूँगा, क्योंकि आपकी मम्मी ने बताया है कि हमें मना करना पड़ता है पढ़ाई ना करें। तो कितने घंटे नहीं पढ़ाई करती और कितने घंटे तक लगातार पढ़ाई करती हैं? मेरा जो एवरेज टाइम होता था वो 10 से 12 घंटे होता था। कभी कभी बढ़ जाता था, प्रीलिम्स के एक दिन पहले 16 घंटे भी पहुंच जाता था। और इसलिए मुझे लगता है कि घंटे मायने नहीं रखते कि आप कितना पढ़ रहे हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, उन घंटों में आप कितना कर पा रहे हैं। भले ही आप 5 घंटे पढ़ें, 6 घंटे पढ़ें, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है। हम इंसान हैं, मशीन नहीं है कि रोज़ बस 12 घंटे पढ़ना है हमें बैठ के। कभी कभी होता है नहीं मन लगता, कभी डेट्स नहीं आ रही हैं, कभी टेस्ट में कम मार्क्स आ जाते हैं, कभी मोटिवेशन कम हो जाता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि धैर्य बनाए रखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। सततता बहुत ज़रूरी है, सतत प्रयास बहुत ज़रूरी है। कभी भी हार नहीं मानना है और रोज़ बस डटे रहना है। एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। हेमंत जानने की कोशिश कीजिए कि जब डीमोटिवेट फील होता है तो उस चीज से ओवरकम करने के लिए क्या करना चाहिए? फिर से अपने अंदर वो जोश हो, फिर से हमें वो पढ़ना है, क्योंकि कई बार लंबा सफर है, बता रही हैं हर्षिता। 1 साल लग जाते हैं, 2 साल लग जाते हैं, 3 साल लग जाते हैं। ऐसे में कई बार बच्चा डिमोटिवेट होता है, तो फिर से उसी राह पर आना क्या करना चाहिए? बिल्कुल, मैं उन्हीं से बात कर लेता हूँ। कई बार क्या होता है कि बच्चे जब सफल नहीं हो पाते तो डीमोटिवेट होते हैं। उससे बाहर निकलने के लिए क्या कुछ करना चाहिए उनको? क्योंकि वो डीमोटिवेट के बाद में होते जाते हैं 2 साल 5 साल, फिर वो लगातार करते रहते हैं। और हमने देखा है कि MPPSC वाले आज कोई कचौरी की दुकान डाले हुए या कुछ किए हुए, लेकिन एज उनकी जो ओवर हो जाती है। क्या लग रहा है कि जो मानसिक दबाव उनके ऊपर हो जाता है वो कैसे उससे बाहर आना चाहिए उन्हें? मुझे लगता है कि इसके लिए आपको धैर्य बहुत ज़रूरी है और सकारात्मक सोच बहुत ज़रूरी है। यदि आप सकारात्मकता खो देंगे बीच रास्ते में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ये सफ़र। तो सकारात्मक रहें, धैर्य रखें और परिश्रम करते रहें। इसके लिए अपने परिवार का सहारा लें। आपका परिवार हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, चाहे आप असफल हों या सफल हों। सफलता में लोग आ जाएंगे बहुत सारे, लेकिन परिवार तब रहेगा जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, तब भी परिवार रहेगा। तब भी वो दोस्त आपके साथ रहेंगे जो हर समय आपके साथ थे। तो मुझे लगता है कि उनका आप सहारा लीजिए, उनसे बातचीत कीजिए। और मुझे लगता है भंवरकुआं पर तो ऐसा माहौल है कि आपके दोस्त हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। मैं तो यहाँ पर ही रहती हूँ इंदौर में, लेकिन मैंने वहाँ का माहौल देखा है कि बहुत अच्छे से सब लोग आपको मोटिवेशन देते हैं। तो धैर्य खोना किसी भी चीज़ का उपाय नहीं है। आप बस लगे रहिए और सकारात्मकता रहिए। हेमंत, बिल्कुल पेशेंस लेवल अपना बहुत ज्यादा हाई रखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और यही सफलता का मूल मंत्र है। कई बार आप गिरेंगे, लेकिन आपको ऊपर चढ़ते रहना है, ऊपर की ओर देखता रहना है और एक दिन
उस मुकाम पर आप पहुंचेंगे जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षिता का भी, आपका भी। और किस तरह से उनकी कहानी रही है, क्या मेहनत इस पूरे सफलता के पीछे रही है, वो टॉपर्स बता रहे थे। और फिलहाल हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।